हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th के 2020 जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ था सामाजिक विज्ञान का, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप 2022 में क्लास 10th का मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स हैं उन सभी का एक सीरीज आएगा। यानी कि जितने भी लगभग 2014 तक 2014 13-14 तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगा। क्योंकि अब बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं, यानी कि बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस। तो इससे क्या समझदारी है कि उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लिया जाए, देख लिया जाए, उसको याद कर लिया जाए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आएंगे तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो 2000 ये जो क्वेश्चंस है वो 2020 में पूछे गए थे, यानी कि 2020 का जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ था सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, उनके क्वेश्चंस है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको नहीं पता लगभग 48 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सोच के देखिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। तो आइए शुरुआत करते। तो पहला जो क्वेश्चन हमको देखना है वो क्या है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो अगर बात करें, जैसा कि आपको पता होगा कि जो द्वितीय महायुद्ध है, जिसको वर्ल्ड वार भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो कब खत्म हुआ था? 1945 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1939 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये समाप्त कब हुआ था? तो 1945 में। और समाप्त क्यों हुआ था? क्योंकि अमेरिका जो है वो जापान के ऊपर क्या कर दिया था? न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को, यानी कि हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे कब गिराया था? 9 अगस्त को गिराया था। तो ये जितने भी हम पॉइंट्स बोल रहे हैं उसको भी सुनिए, उसको भी याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या करा है कि ये द्वितीय वर्ल्ड वॉर जो है वो कब खत्म हुआ था? तो 1945 में हुआ था। क्यों खत्म हुआ था? क्योंकि उसके ऊपर जो जापान है, जापान के ऊपर अमेरिका ने क्या किया था? 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर गिराया था। और इसी के साथ ही क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर, जो द्वितीय वर्ल्ड वॉर है, वो खत्म कर दिया जाता है। अब इसके बाद जितने भी जो देश थे, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जितने भी देश इस महायुद्ध में सम्मिलित थे उनका आर्थिक स्थिति क्या हो गया था? बहुत ही खराब हो गया था, दयनीय स्थिति में पहुंच गया था। तो उस चीज से बचने के लिए जो यूरोप के जो जितने भी देश हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि कितने महादेश है? 7 महादेश में देश हैं। तो उसमें से एक महादेश है जिसका क्या नाम है? यूरोप। तो यूरोप के जितने भी देश हुए, कंट्रीज हुए, वो सभी लोग मिलकर के एक संगठन बनाए और इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। कहाँ पे? पेरिस में। और कब बुलाई? 1951 में। और यहीं से यूरोपीय संघ की शुरुआत होती है। ठीक है ना। वास्तव में अगर देखें, औपचारिक रूप से देखें, तो इसका जो औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ का नाम कब दिया गया? 1992 में। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में, द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। क्वेश्चन है दूसरा, जो क्वेश्चन आया था 2020 में, वो क्या था कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यानी कि मुद्रण, मुद्रण का मतलब क्या होता है? प्रिंटिंग। मुद्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग बोलते हैं। यानी कि प्रिंटिंग, यानी कि जो छपाई होती है, जैसे बुक जो छापा जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है ये किसकी देन है? ईश्वर की देन है। ये ईश्वर की महानतम देन है। ये कहना किसका था? किसने कहा था? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर या फिर ईसा मसीह? तो ये जो बात है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ये कहना था किसका? मार्टिन लूथर का कहना था। और जो मार्टिन लूथर थे ना, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो जो है ना, वो ईसाइयों के खिलाफ, यानी कि अगर बात करें, वो ईसाइयों के खिलाफ जो भी पाखंडता है उसके अगेंस्ट में वो एक क्या दे रहे थे? भाषण दे रहे थे। और उन्हीं की जो बातें हैं उसको प्रिंट करके और लोगों के बीच में सर्कुलेट किया गया, तो बहुत ही फेमस हो गया और लोग उससे क्या हो गए? जागृत हुए। तो उन्होंने कहा कि उनका विश्वास था कि मुद्रण नए विचारों को फैलाने में क्या करती है? मदद करती है। लोग उस नए विचारों को जानते तो उनके बीच से अंधकार जो है, वो अंधविश्वास है, वो दूर होता है, जिससे राष्ट्र का सुधार होता है। तो ये कहना था किसका? मार्टिन लूथर का कहना था। अगर आप मार्टिन लूथर के बारे में पढ़े होंगे तो ये जो बात है वो आपको
कंप्लीटली पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप इंडिया में वोट देना चाहते हैं तो वोट देने की जो न्यूनतम आयु, यानी कि कम से कम इतनी आयु तो आपकी होनी ही चाहिए, तो ये है 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष है। और ये फ्रेंड्स आपको नहीं पता तो बता देते हैं कि भारत में इससे पहले, यानी कि 1988 से पहले भारत में वोट देने का जो एज था वो कितना था? 21 वर्ष था। कितना था? 21 वर्ष। लेकिन 61वां जो संविधान संशोधन हुआ 1988 में, उसके द्वारा क्या किया गया? ये निर्णय लिया गया कि जो आदमी है वो 18 वर्ष में ही मैच्योर हो जाता है, मतलब वो सोच समझ सकता है कि हमको किसको वोट देना है, कौन से लीडर को चुनना है, कौन अच्छा नेता होगा। तो ये जो वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया था? 1988 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें कि भारत में जो वोट देने का एज है वो कितना है न्यूनतम? वो 18 वर्ष है। तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, यानी कि किस तरीका का यहाँ पे शासन व्यवस्था है, वो किस तरीके की है? तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है? संघीय और संसदीय है, यानी कि संघीय है और साथ ही साथ संसदीय प्रणाली है। यानी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है और यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि जो नियम कानून बनते हैं वो कैसे बनते हैं? संसद के द्वारा बनते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कौन से राज्य के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाता है। सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कहाँ पे होता है? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में होता है। और अभी 2021 के आंकड़ों के बात करें तो लगभग 127.95 करोड़ टन के उत्पादन के साथ छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य के रूप में सामने आया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो कितने टन कोयले का उत्पादन करता है, तो 127 करोड़ टन का उत्पादन करता है। कौन? छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा भारत में। आगे बढ़े तो भारत का प्रथम लौह इस्पात, यहाँ पे इस्पात होगा, उत्पादक उद्योग है, यानी कि सबसे पहला जो लौह उत्पादक उद्योग था वो कौन था? टाटा लॉ और इस्पात कंपनी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने किया था। किसने किया था? जमशेदजी टाटा। और कहाँ पे किया था? तो झारखंड में। अब पहले बिहार था, लेकिन 2000 में क्या हो गया? बिहार को बांट करके क्या बना दिया गया? झारखंड बना दिया गया। तो वो झारखंड में चला गया। यानी कि 1907 में सबसे पहले जो लॉ और इस्पात उद्योग है उसकी स्थापना कौन किए थे? तो जमशेदजी टाटा ने किया था। कब किया था? 1907 में किया था। उसके बाद भारतीय लॉ और इस्पात कंपनी की स्थापना कब होती है? 1918 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टाटा और इस्पात कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आया था पिछले वर्ष 2020 में। जो सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज है वो किससे संबंधित है? सड़क से संबंधित है। किससे संबंधित है? सड़क से। और इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और ये भारत का प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक और कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है, यानी कि बहुत से शहर इससे कनेक्टेड है। अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख शहर हैं जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग जो है वो उससे जुड़े हुए, तो वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विशाखापट्टनम। यानी कि ये जितने भी शहर इस क्वाड्रिलेटरल के यानी कि सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं वो बहुत से, जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सूरत हो गया, बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण जो शहर हैं, यानी कि उद्योग, या तो वो औद्योगिक रूप से या फिर सांस्कृतिक रूप से कृषि से संबंधित, ये जितने भी शहर हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसका जो शेप देखने में कैसा लगता है? चतुर्भुज जैसा लगता है। यानी कि आप देख सकते हैं ये जो है वो चतुर्भुज जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज बोला जाता है। और इसकी जो कल्पना है, यानी कि इसकी जो शुरुआत, इसको बनवाने के लिए कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो शुरुआत किए थे? तो वो थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? 2001 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना किस जिले में है, किस नगर में है? तो अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? वाल्मीकि नगर में। कहाँ पे है? वाल्मीकि नगर में है। तो गंडक परियोजना कहाँ पे है? बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, छपरा। तो ये है वाल्मीकि नगर में, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? यानी कि
इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज करना है, चुनना है कि कौन सा ऐसा बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होता है, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार नहीं है, यानी कि ऐसी ऐसी बातें लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है लेकिन ये नहीं होती है। तो क्या है, कानून के समक्ष समानता। तो बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के समक्ष समानता है। कानून के समक्ष समानता की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि कानून के आगे सब कोई समान है, मतलब आप कितना भी अमीर हो, आप कितना भी गरीब हो, आप कितना भी पढ़े लिखे हो या फिर कोई भी अनपढ़ है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कानून के सामने क्या है, सब बराबर है। तो ये बात है, तो ये कहाँ पे लोकतंत्र में होता है। आगे बात करें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, यानी कि जब इलेक्शन होगा तो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो ये भी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि अगर बात करें कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, जनता के प्रति, यानी कि जनता को जवाब देना पड़ेगा जो भी वो कार्य कर रही है। तो ये भी व्यवस्था होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। बहुसंख्यकों का शासन, यानी कि ये जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, यानी कि बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्शन होता है और इलेक्शन में जिसको बहुमत मिलता है वही जीत करके आता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए इंडिया में हिंदू की मेजोरिटी है तो हिंदू ही शासन करेगा, मुस्लिम का शासन में कोई भागीदारी नहीं दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुसंख्यक का शासन होता है, ये गलत बात है, ठीक है। तो इसके ये तीनों सही हैं और ये डी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी कि लोकतंत्र, किसी भी देश में लोकतंत्र कितना सक्सेसफुल होगा, अगर वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या की जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है, वहां पे लोकतांत्रिक ढंग से शासन व्यवस्था चलाई जाती है, तो उसको सफल होने के लिए, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं वहां पे मौजूद होगी तभी लोकतंत्र सक्सेसफुल होगा। तो वही आपको चूज करके बताना है कि कौन सी ऐसी, ये 4 ऑप्शन में 3 गलत है, 1 सही है, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो चीज होनी चाहिए जिससे लोकतंत्र सफल होगा। तो नागरिकों की उदासीनता पर, यानी कि अगर नागरिक उदासीन है तो लोकतंत्र सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, यानी कि नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, यानी कि जो कानून बन रहा है नागरिक जो है वो कानून को फॉलो ही नहीं करे, तो क्या लोकतंत्र सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा। नागरिकों की विवेकपूर्ण और सहभागिता पर, यानी कि नागरिक जो है वो विवेकपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के में पार्टिसिपेट करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले तो इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में अगर वो जितने भी नागरिक है वो दिमाग लगा करके विवेकपूर्ण करने का मतलब क्या है कि सोच समझ करके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छे लीडर को चुन करके भेजते हैं, तो देश के जो शासन व्यवस्था है, देश आगे बढ़ेगा। तो ये क्या है, ये सही बात है, यानी कि ये जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या है, सही है। तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पे लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। नागरिक जितना समझदार होंगे, जितने पढ़े लिखे होंगे, जितने सोच समझ करके निर्णय लेंगे, जितने सोच समझ करके अपने अच्छे लीडर्स को चुन करके भेजेंगे शासन व्यवस्था में, उतना ही क्या होगा, लोकतंत्र सक्सेसफुल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, यानी कि एक ऐसी भावना जो क्षेत्रवाद को बढ़ाता है। क्षेत्रवाद कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पे अगर क्षेत्रवाद है तो उससे उसके क्या कुपरिणाम होते हैं, तो अपने क्षेत्र से लगाव हो जाता है। क्षेत्रवाद से क्या हो जाता है कि एक कुपरिणाम को बताना है कि जो अच्छा नहीं है, तो उससे क्या होता है, अलगाववाद बढ़ता है। क्या बढ़ता है, अलगाववाद। अलगाववाद कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपको जैसा कि पता होगा कि मुंबई में बिहारियों को क्या किया जाता है, पीटा जाता है और उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से अलगाववाद उत्पन्न हो रहा है, यानी कि उसके प्रति जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके का भाव मन में आता है, तो इससे क्या बढ़ता है, अलगाववाद बढ़ता है। आगे बढ़े तो क्षेत्रवाद की भावना, इसका राइट आंसर हो गया कोयला है। कोयला क्या है, आपको संसाधन के बारे में आप पढ़े होंगे, जैसा कि चैप्टर 1 में ही पढ़ना है आपको। क्लास 10th का जो भूगोल है उसके चैप्टर 1 में ही पढ़ना है, किसके बारे में, संसाधनों के बारे में पढ़ना है। नवीकरणीय संसाधन, गैर नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, बहुत तरीके के संसाधन के बारे में बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि संसाधन क्या होते हैं। तो जितने भी चैप्टर्स हैं उनका अगर आप क्विक रिवीजन वाले क्विक रिवीजन यानी कि तुरंत रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए चैप्टर वाइज हम सोच रहे हैं कि क्या करें, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखिएगा। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अभी चैनल पे जस्ट आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कोयला क्या है। तो कोयला है, जैसा कि आपको पता होगा, बहुत ही साधारण सा यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय करने का मतलब क्या होता है कि ऐसा संसाधन जिसको
खुद ब खुद यानी कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर बात करें जल है तो जल क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, फिर बारिश होती है, फिर वो भर जाता है। जैसा कि जैसा ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो वो क्या होता है कि उसका उपयोग हम लोग करते हैं, फिर बारिश होती है तो वो पुनः भर जाती है। तो ये क्या है, एक तरीके से नवीकरणीय यानी कि जो उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कोयले को अगर एक बार जला देते तो वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा, अनवीकरणीय संसाधन होगा। नेक्स्ट अगर बात करें भूस्खलन है। भूस्खलन करने का मतलब क्या होता है कि जो जो अगर पहाड़ से क्या है, पत्थरों का, पहाड़ से चट्टानों को टूट टूट करके नीचे गिरना, यानी कि जमीन का खिसकना भी कहलाता है। तो वो क्या है, प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि पता होगा ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है, यानी कि प्रकृति के द्वारा खुद ब खुद होता है। इसमें मानव का कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे तो मानव बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिससे क्या हो जाता है, भूस्खलन में हेल्प मिल जाता है, यानी कि इन आपदाओं को आने में मानव भी क्या है, इसमें सम्मिलित होता है। जैसे सड़क का निर्माण कर दिया, फिर बहुत सारे ऐसे पत्थरों को काटना, इससे क्या हो जाता है कि पत्थर जो है वो खिसकने लगते हैं। तो लेकिन इसको मोटा मोटी तौर पे देखें तो ये क्या माना जाता है, प्राकृतिक आपदा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। महासागर तल के कंपन का परिणाम है, यानी कि अगर महासागर के तली में, यानी कि ये ओशन है, इसके तली में अगर कंपन होता है तो इससे क्या होता है, इसके क्या परिणाम होते हैं, तो इससे क्या आता है, सुनामी आती है। क्या आती है, सुनामी आती है, और वो भी भयंकर। और कंपन करने का मतलब कि अगर समुद्र में भूकंप आ जाए तो उससे क्या होता है, सुनामी आने का खतरा बना रहता है। आगे बढ़े तो क्या है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है, यानी कि पृथ्वी की सतह पे, जैसा कि आपको पता होगा कि भूकंप जो है वो जमीन के अंदर होता है, यानी कि जमीन के अंदर दो, और आपको पता होगा कि भूकंप क्यों आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो उन प्लेट, ये जो प्लेट जो है, जब ये दोनों टकराते हैं तो इससे क्या होता है कि भूकंप आता है। और हमारा जो हिमालय वाला जो एरिया है, यानी कि भारत का, अगर ये वाला बात करें जम्मू कश्मीर और ये वाला, तो ये क्या है, यहाँ पे एक यूरेशियन प्लेट से क्या क्या करता है, ये टकराता है। ये यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का बाउंड्री है। इससे क्या होता है कि ये दोनों प्लेट्स में जब टकरावट होता है तो इससे क्या होता है कि भूकंप आने का खतरा रहता है। तो जब भूकंप जमीन के अंदर से सबसे पहले भूमि पे, कौन सा ऐसा तरंग है जो सबसे पहले भूमि पे पहुंचता है, तो वो पी तरंग पहुंचता है। कौन पहुंचता है, पी तरंग पहुंचता है। और ये सबसे तीव्र गति वाली तरंगे होती है, कौन, पी तरंग। और इसका वेग जो होता है वो 7.8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी कि एक सेकंड में कितने किलोमीटर तक पहुंच जाती है, 7.8 किलोमीटर तक पहुंचती है। तो भूकंप जो है वो जब आता है तो पृथ्वी पर सबसे पहुंचने वाला जो तरंग है वो कौन है, पी तरंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुनामी का संबंध है, तो सुनामी का संबंध किससे, स्थल से, समुद्र से, आसमान से। तो सुनामी कहाँ पे आता है, समुद्र में आता है। तो ये किससे रिलेटेड है, समुद्र से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो ये ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। यानी कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली, ऋण का मतलब क्या होता है, कर्ज, यानी कि बिजनेस करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए किसानों को क्या चाहिए, बिजनेसमैन को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कर्ज चाहिए, जिससे वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो इसके लिए लंबे समय तक, यानी कि दीर्घकालीन करने का मतलब क्या हुआ कि लंबे समय तक जो लोन प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है, वो कौन सी संस्था है, तो भूमि विकास बैंक है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, तो झांग पंजाब में हुआ था 1920 में। और ये दीर्घकालीन क्या करते हैं, ऋण प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि इकोनॉमी जो जो हमारा इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो उसके 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र जिसको औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो तीसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, सेवा क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। और जब आप अर्थव्यवस्था पढ़े होंगे तो उसमें आपको क्षेत्र के बारे में पढ़ना होगा, और उनमें कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो सेवा क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि टीचर, शिक्षा हो गया, या फिर बस ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बहुत सी ऐसी कम्युनिकेशन हो गया, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि सेवा क्षेत्र में आते हैं। और बैंकिंग हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र में आता है। तो आप अर्थव्यवस्था जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, आर्थिक विकास का क्षेत्र क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, यानी कि जो भारत का नई आर्थिक नीति 1991 में जब लागू, 91 में जब लागू किया जा रहा था, तो इनमें कौन सी ऐसी बातों को सम्मिलित किया गया था, उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण। एलपीजी भी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलपीजी, शॉर्टकट में इसको एलपीजी बोलते हैं। एल से मतलब लिबरलाइजेशन, जिसको उदारीकरण हिंदी में बोलते हैं। पी का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन, जिसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, निजीकरण।
और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। तो इन तीनों चीज़ों को यानी कि इन सभी को सम्मिलित किया गया था कहाँ पे, नई आर्थिक नीति में। आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए शुल्क कितना लगता है। यानी कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट यूज किए और वो क्या है, खराब क्वालिटी का निकला, या फिर आपने किसी भी कंपनी से या फिर किसी भी जो कंपनी है प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करवाता है, कोई प्रोवाइडर है, अगर आप उससे कोई सेवा ले रहे हैं और वो सेवा गलत मतलब जो मन मुताबिक जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुरूप नहीं है, तो आपके साथ अगर कोई धोखा होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। और कंप्लेन कहाँ पे कीजिएगा, उपभोक्ता शिकायत मंत्रालय जो है वहाँ पे किया जाएगा, यानी कि कोर्ट में जो इस इन क्वेश्चन इन क्या कहते हैं, इन शिकायतों को सुनता है, जो कोर्ट सुनता है, वहाँ पे आप शिकायत कीजिएगा। तो इसका शुल्क कितना लगता है, आपको शुल्क देना होता है कुछ ना कुछ। तो जैसा कि पता होगा कि अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करते हैं तो उसके लिए आपको जो शुल्क लगता है वो पता होना चाहिए। तो ये पूछा है कि 50 रुपये, 70 रुपये, 10 रुपये, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो लगता क्या है, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो क्या करें कि कोर्ट केसेज इन्वॉल्विंग अप टू 1 लाख इज नील फॉर दोज होल्डिंग अंत्योदय अन्न योजना कार्ड। यानी कि जिन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कार्ड बना हुआ है, अगर वो लोग 1 लाख तक का अगर कोई केस करते हैं कोर्ट में, यानी कि मान लीजिए 1 लाख तक का उनका कोई नुकसान हो गया है, यानी कि ऐसे बात करें तो ऐसे प्रोडक्ट से जो 1 लाख के अंदर में आते हैं, यानी कि वो केस जो है, कोर्ट का जो केस है वो 1 लाख के अंदर में आता है, तो उसके लिए जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना कार्ड है उनको 1 भी रुपया नहीं देना होता है। लेकिन बाकी लोग जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना का कार्ड नहीं है उनको कितना लगता है कोर्ट का फीस, तो 100 रुपया लगता है। और अगर मान लीजिए जो केस है वो 5 लाख के मनी से रिलेटेड है, तो उसके लिए अब कोर्ट केस का कितना पैसा लगता है, कोर्ट केस के लिए 200 रुपया लगता है। और अगर 10 लाख से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो उसके लिए कितना लगता है कोर्ट का फी, 400 रुपया लगता है। और 20 लाख से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो उसके लिए कोर्ट का फी कितना लगता है, 500 रुपया लगता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो 15 मार्च को जो हम उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो 15 मार्च को मनाते हैं। तो ये क्या है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। लेकिन अगर बात करें भारत में भी भारत का अपना एक उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, यानी कि 1986 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में लागू प्रेसिडेंट का, यानी कि जो राष्ट्रपति उनकी सहमति मिली थी कब, 24 दिसंबर को। इसीलिए 24 दिसंबर को भारत का अपना क्या होता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, मनाया जाता है। और विश्व लेवल पे अगर बात करें तो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय उपभोक्ता अधिकार दिवस या फिर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात होगी तो वो कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। और अगर भारतीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, यानी कि वैश्वीकरण जब होता है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कितने ऐसी चीजें हैं जो इन्वॉल्व होती है, तो वो होती है 5। कौन होती है, 5 कौन कौन सी है, तो व्यापार हो गया, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हो गया, पूंजी प्रवाह हो गया, प्रवास हो गया और टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं जो वैश्वीकरण में सहयोग करती हैं, हेल्प करती हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सी सेवा गैर सरकारी, यानी कि कौन सी ऐसी सेवा है जो गैर सरकारी, सरकार से रिलेटेड नहीं है। सैन्य सेवा बिल्कुल सरकार देखती है, वित्त सेवा बिल्कुल सरकार देखती है, रेल सेवा ये भी सरकारी है। तो बात हो करें मॉल सेवा, मॉल तो कोई प्राइवेट व्यक्ति भी खोल सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा गया है, मुंबई को कहा गया है। किसको कहा गया है, मुंबई को। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं, यानी कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो भारत का एक राज्यों का संघ है, लेकिन एक ऐसा है, भारत न तो पूर्ण रूप से संघीय है और न ही यूनिटरी है, यानी कि एकात्मक है और न ही संघीय है। ये दोनों जब आप पढ़िएगा 11th 12th में जाइएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अगर बात करें जैसे
अमेरिका क्या है, राज्यों का संघ है, तो वहाँ पे संघीय व्यवस्था चलती है। तो उस जो संघ राज्य है उसकी कौन सी ऐसी व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है, यानी कि संघ राज्य में ये चीज़ें नहीं होती है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होती है? तो लिखित संविधान बिल्कुल होता है, शक्तियों का विभाजन बिल्कुल होता है, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका या न्यायपालिका हो जो होती है वो सर्वोच्च न्याय होती है, वो भी माना गया है। लेकिन इकहरी शासन व्यवस्था ये नहीं होती है, यानी कि अगर संघ राज्य है, आप राज्यों के संघ है, तो राज्यों में भी क्या करना पड़ेगा, आपको शक्तियों का विभाजन करना पड़ेगा, उसको भी कुछ न कुछ अधिकार देने होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती, यानी कि संघ राज्य की विशेषता जो है वो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संघ सरकार का उदाहरण है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है, तो वो है अमेरिका। कहाँ, कौन है, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति, जिसको बिहार आंदोलन भी बोलते हैं, तो इसका नेतृत्व कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण किए थे। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। और ये हुआ कब था, यानी कि जो संपूर्ण क्रांति है वो कब शुरू हुई थी? तो 18 मार्च 1974 को शुरू हुआ था। और ये बिहार सरकार जो उस समय की थी 1974 में, उसके खिलाफ में जयप्रकाश नारायण और जितने भी स्टूडेंट लीडर्स थे सभी ने पार्टिसिपेट किया था। और नीतीश कुमार भी क्या थे, स्टूडेंट लीडर थे उस समय के, सुशील कुमार मोदी, ये बहुत सारे लोग थे, ये स्टूडेंट लीडर थे। और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में ये लोग क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे, और वहीं से एक राजनेता के रूप में उभर करके आए। तो ये शुरुआत कब हुआ था, यानी कि जो संपूर्ण क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1974 में हुई थी। और बिहार सरकार के जो करप्शन है या फिर मिस रूल है, यानी कि जो कुशासन है और यहाँ पे करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसी के अगेंस्ट में। और बाद में यही चल करके सेंट्रल लेवल पे अगर बात करें तो इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, जिसको क्या बोला गया था, संपूर्ण क्रांति। और 1975 में, 1974 से ही क्या कर दिया गया था, देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था, जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्न किन मुद्दों पर सफलता पाई है? यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने, यानी कि कहीं पे भी अगर भारत की बात करें तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो किन मुद्दों पर सफलता पाई है, यानी कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें सफल हुआ है लोकतंत्र? तो राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों के बीच टकराव को समाप्त किया? ये भी नहीं कह सकते हैं। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है? बिल्कुल। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या है कि बहुमत समूह और अल्प समूह, यानी कि जो बहुमत में है वो भी और अल्प में है वो भी, इन दोनों के साथ क्या होता है, एक जैसा व्यवहार होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर अगर बोले समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अगर बात करें तो देश की जितने भी धन है वो एक, यानी कि अगर बात करें देश में जितना भी धन है, अगर जितने भी व्यक्ति, यानी कि 1% लोग, देश के लगभग 22% जो धन है अभी के क्या बोलते हैं, सर्वे के अनुसार ये पता चलता है कि देश के 1% लोग के पास 22% धन है, यानी कि देश का जो 22% धन है वो सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों के पास है। तो सोच के देखिए कि और बाकी लोग कितने गरीब हैं। आगे बात करें तो सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको रिमोट सेंसिंग भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या फिर सुदूर संवेदी उपग्रह, इनका प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग जो होता है वो मौसम विज्ञान के लिए होता है। यानी कि मान लीजिए भारत देश के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको पता लगाना कि वहाँ की स्थिति क्या है, टेम्परेचर कितना है और बादल कैसा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, हवाएं कितनी तेज चलेंगी, इन सब चीज़ों का अनुमान लगाने के लिए कौन से उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ें तो निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? यानी कि ये 4 शहरों के नाम दिए हुए हैं और इनमें से आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जो भूकंप के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि भूकंप वहाँ पे आने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो बात करें देहरादून, क्या है कि देहरादून में क्या है, भूकंप आने का खतरा बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? यानी कि पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली, इनमें से पिछड़ा राज्य हम किसको बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे, जाहिर सी बात है, बिहार को बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ये भी बता देते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि किसी भी राज्य का इनकम कितना है वो कैसे पता चलता है? जीडीपी से पता चलता है, और वो भी पर कैपिटा इनकम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम, यानी कि उस राज्य की कितनी आमदनी है और उस राज्य में कितने
लोग हैं वो अगर उसको डिवाइड किया जाता है, यानी कि देश का जितना, राज्य का जितना भी जीडीपी है, यानी कि जितना भी इनकम है, जितना भी जीडीपी है, जितना भी उसके पास धन है, उस एक वर्ष में कमाया हुआ धन, और वहाँ के लोगों के जितना भी पॉपुलेशन है उससे अगर डिवाइड करते हैं तो जितना रुपया निकल करके आता है वही क्या कहलाता है, पर कैपिटा इनकम कहलाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर देश में, तो यहाँ पे सबसे कम किसका है, बिहार का है। पंजाब का अगर बात करें 2019-20 की, अगर यहाँ पे आंकड़ों की अगर बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, तो पंजाब का कितना है, 1,79,163। यानी कि अगर पंजाब के एक व्यक्ति के पास कितना इनकम है, एक साल में कितना कमा लेता है पंजाब का एक व्यक्ति, तो 1,79,163 रुपया कमा लेता है मोटा मोटी तौर पर, अगर सभी व्यक्ति नहीं कमाते हैं। लेकिन ये जो पर कैपिटा इनकम है ये नहीं बताता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही कमा लेता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम ये नहीं बताता है, लेकिन ये बताता है कि अगर ऐसा डिवाइड किया जाता है तो मोटा मोटी तौर पे देखो, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति कितना कमा लेता है, 1,79,163 रुपया। अगर और वहीं केरल की बात करें तो 2,45,323 रुपया पर कैपिटा इनकम है, और वहीं अगर बिहार की बात करें तो मात्र 50,735 रुपया ही ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति को मिल पाता है। और दिल्ली की बात करें तो 4,14,000। तो इससे क्या पता चलता है कि सबसे जो पिछड़ा, यानी कि सबसे जो गरीब है, सबसे कम इनकम किसका है, बिहार का है। और देश में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, तो वो है गोवा का। गोवा का कितना है, 5,20,031 रुपया पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप अगर अर्थशास्त्र पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, और जीडीपी किसको बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद किसको बोलते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, यानी कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, तो वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, भारत का वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष कहने का मतलब क्या है कि सरकार का जो बही खाता चेंज होता है वो कब से कब तक का रहता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक सरकार का बही खाता चलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है, 1 अप्रैल से। जैसे हम लोग का साल का शुरुआत कब होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होता है, लेकिन सरकार का जो बही खाता वाला जो रजिस्टर है वो कब चेंज होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पे। आगे बढ़ते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, यानी कि रक्त और लौह की नीति कौन लागू किया था, किसने बोला था कि बिना रक्त और लौह की नीति, यानी कि रक्त और लौह की नीति करने का मतलब है कठोरतम से, यानी कि सबसे कठोर रूप से, यानी कि लोगों के बीच में कड़ाई से आना है। अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके साथ सख्ती बरतनी है। ये जो नीति है वो कौन अवलंबन किया था, यानी कि किसने बताया, बोला था, तो बिस्मार्क ने बोला था। कौन बोला था, बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था, जर्मनी का नेता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था, रशिया में, रूस में हुआ था। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था और यहीं से साम्यवादी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक है, वहाँ से जार निकोलस द्वितीय को क्या कर देता है, वहाँ की जनता उखाड़ फेंकता है और वहीं पे क्या करता है, साम्यवादी शासन व्यवस्था की शुरुआत करता है। तो आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में। ठीक है, ऐसे तो अक्टूबर में हुआ था, लेकिन इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है, नवंबर में किया जाता है। तो ये नवंबर 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है वो किस जिला में है, मुजफ्फरपुर जिले में है। आगे बढ़ते हैं। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो रेल वर्कशॉप जो है वो कहाँ पे स्थित है, जमालपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का प्रमुख कारण जो है वो समुद्र में भूकंप अगर आ जाए तो सुनामी आने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि आएगा ही आएगा सुनामी। तो समुद्र में अगर सुनामी भूकंप आता है तो इससे सुनामी का खतरा होता है, यानी कि ये प्रमुख कारण है। आगे बढ़ते हैं। सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा या सामान्य आपदा है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि सुखाड़ आदमी तो करवा नहीं सकता, ये प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कहाँ पे बारिश होगा और कहाँ नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, यानी कि पंजाब में भूमि का क्षरण किसके कारण हो रहा है, तो अधिक सिंचाई से हो रहा है। कैसे हो रहा है, अधिक सिंचाई से। जरूरत से ज़्यादा अगर भूमि की सिंचाई कीजिएगा तो भूमि की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, खराब हो जाती है। आगे बढ़ते हैं।
मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 60% होती है। कितनी होती है? 60% मानव शरीर में क्या है? जल ही जल है। आगे बढ़ते हैं, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल जो है ना वो भारत में, सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। आगे बात करें, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? यानी कि सीमेंट किस चीज़ से बनता है? सबसे ज़्यादा जो प्रमुख जो कच्चा माल है सीमेंट का वो क्या है? चूना पत्थर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। आगे बढ़े, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन के बारे में, वियतनाम के युद्ध के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे। तो इससे, तो यहाँ पे हिंद चीन में सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो पुर्तगाली पहुंचा था। भारत में भी सबसे पहले कौन पहुंचा था? पुर्तगाली ही पहुंचा था। ठीक है, लेकिन इनको खदेड़ दिया, और खदेड़ करके जो हिंद चीन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा शासन व्यवस्था किसका चला? तो वो फ्रांसियों का चला था, फ्रांसीसियों का चला था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कौन आया था? तो आया था पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है गांधी जी शुरुआत किए थे, तो कब किए थे? 1930 में किए थे। और अगर वही बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। और 1922 में समाप्त हुआ था असहयोग आंदोलन। लेकिन ये सविनय अवज्ञा है, तो सविनय अवज्ञा की शुरुआत कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पे है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति है। क्या है? ये क्या है? प्रगतिशील प्रवृत्ति है। आगे बढ़ते हैं, तो ये है जो पेपर 1 में, यानी कि जो फर्स्ट सीटिंग जो था सामाजिक विज्ञान का, उसके फर्स्ट सीटिंग में ये 48 क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चंस आप देख लिए, इसके सॉल्यूशन को देख लिए। और ये वीडियोस कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये जो पीडीएफ है, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना देंगे, और वहीं पे ये जो पीडीएफ है इसका वो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो अभी तक चैनल पे न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, उनको भी इस चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पिछले साल के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।